दोस्तों, आज हम बात करेंगे अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसके अगर डिफिनेशन की बात की जाए तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जिसका पहला गुणनखंड एक होता है और दूसरा गुणनखंड स्वयं वही संख्या होती है। जैसे अगर हम पहले एक को लेते हैं, तो एक को न तो भाज्य माना जाता है और न तो भाज्य माना जाता है, ना ही अभाज्य माना जाता है। इसको कॉमा के अंदर कर रखा जाता है, इसलिए इसमें इसको लेते हैं, फिर भी लेंगे नहीं। जैसे दो लेते हैं, दो पे क्या है, जिसका पहला गुणनखंड एक है, दूसरा गुणनखंड स्वयं वही संख्या है। वही बात की जाए तीन की, तीन का पहला गुणनखंड एक हो जाएगा और दूसरा गुणनखंड स्वयं वही संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर वही चार की बात की जाए तो जिसका पहला गुणनखंड एक तो हो जाएगा, लेकिन उसका दूसरा गुणनखंड दो भी हो सकता है और दो से अधिक भी हो जाएगा। मतलब इसका गुणनखंड तीन हो जाएगा। तीन बार इसका गुणनखंड होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसके अनुसार इसका तो ये भाज्य में चला जाएगा। जिसे हम चार को लेते हैं तो चार में बोला गया है कि भाज्य संख्याओं की बात की जाए तो वे संख्या जिससे गुणनखंडों की संख्या तीन या तीन से अधिक उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए जिसे चार है तो चार में है तीन हो जाएगा, तो इसको बोल सकते हैं कि चार जो है भाज्य संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। वैसे ही अगर बात की जाए इसमें पाँच को चेक करते हैं तो पाँच को चेक करके देखते हैं तो एक हो जाएगा और पाँच होगा, मतलब कि दो से अधिक नहीं जा रहा है। इसका पहला गुणनखंड एक है और दूसरा स्वयं वही संख्या है, मतलब कि भाज्य संख्या है। अब देखिए छः पर चेक करते हैं, तो इसका पहला गुणनखंड एक होगा ही, वही दूसरे गुणनखंड की बात करें तो दो भी हो जाएगा, इसके एक और अन्य गुणनखंड तीन भी होगा, मतलब कि बोल सकते हैं एक और अन्य गुणनखंड छः भी हो सकता है। तो इसको बोलेंगे कि जिसके तो ये आपका भाज्य संख्या के अंतर्गत चला जाएगा। जिसका पहला गुणनखंड एक, दूसरा गुणनखंड दो हो जाएगा, एक और गुणनखंड तीन, एक और गुणनखंड छः हो जाएगा। मतलब तीन या तीन से अधिक हो गया तो ये भाज्य संख्या के अंतर्गत चला गया है। अब देखिए सात को लेते हैं, सात को लेंगे तो हम इसका पहला गुणनखंड एक हो जाएगा और दूसरा गुणनखंड स्वयं वही संख्या हो जाएगी, मतलब सात भी आपका अभाज्य संख्या के अंतर्गत आ जाएगी। अब वही हम यहाँ पर आठ को लेते हैं, तो पहला गुणनखंड एक हो जाएगा, दूसरा दो हो जाएगा, चार हो जाएगा, फिर आठ हो जाएगा। तो आपका आठ जो है भाज्य संख्या के अंतर्गत आ जाएगी। तो देखिए हम एक बार फिर से इसको नोट कर देते हैं कि कौन कौन सी हमारी भाज्य संख्याएं हो जाती हैं। तो देखिए अभाज्य संख्या के अंतर्गत करेंगे तो पहले वन हो जाएगा, वन के बाद टू हो जाएगा, टू के बाद थ्री हो जाएगा, थ्री के बाद फाइव हो जाएगा, फाइव के बाद सेवन हो जाएगा, सेवन के बाद आपका 11 हो जाएगा, 11 के बाद 13 हो जाएगा। अब फिर हम भाज्य संख्या के अंतर्गत लिखते हैं, तो भाज्य संख्या के अंतर्गत लिखते हैं तो पहला आपका तो पहला आपका हो जाएगा चार हो जाएगा, चार के बाद छः हो जाएगा, छः के बाद आठ हो जाएगा, आठ के बाद नौ हो जाएगा, नौ के बाद 12 हो जाएगा, 12 के बाद 14 हो जाएगा, 14 के बाद आपका ऐसे ही बनता चला जाएगा। ये होगी आपकी अविभाज्य संख्या, ये होगी आपकी भाज्य संख्या। तो इसके डिफिनेशन से हम आसानी से इसको पहचान सकते हैं कि मतलब भाज्य संख्याएं क्या होती है। भाज्य संख्याएं वे संख्या होती है जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, उसके भाज्य संख्या कहते हैं। जिसका पहला गुणनखंड एक होता है तथा दूसरा गुणनखंड वही स्वयं संख्या होती है। और भाज्य संख्याओं के अंतर्गत जाएंगे तो वे संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या तीन या तीन से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो हम ये देखेंगे कि जैसे एक से लेकर के 10 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात करना।
अभाज्य संख्याओं की कितनी संख्या होगी इस चीज को प्राप्त करेंगे। ऐसे ही हम 1 से लेकर के 20 तक भी प्राप्त करेंगे और ऐसे ही हम 1 से लेकर 50 तक भी प्राप्त कर लेंगे। और वही पूछ दे आपसे 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कैसे ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे अपने हिसाब से, अपने गणित की नियमों से। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले हम 1 से लेकर के 10 तक निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि उसमें अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है। तो पहले हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जिसमें हमें अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात करनी है तो पहला हो जाएगा ये आपका, दूसरा भी हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये होगा। मतलब कि बोल सकते हैं कि 1 2 3 4। मैंने आपको बताया था कि 1 को ना तो भाज्य में लेते हैं ना तो अभाज्य में लेते हैं, तो इसलिए इसको हम छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल संख्याएं 10 तक लेने में 4 संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, हम नोट कर देते हैं कि 1 से 10 तक करने में हमें 4 संख्याएं, 4 अभाज्य संख्याएं प्राप्त होंगी। हम आगे देखते हैं 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसमें अगर हम अभाज्य संख्याओं की बात करें तो ये हो गई आपकी, ये हो गई आपकी, और आपकी ये हो गई, और आपकी ये हो गई। मतलब इसमें भी हमें 4 संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, 4 अभाज्य संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। तो इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके नीचे नोट कर लेते हैं। मतलब जब हम 11 से 20 तक काउंट किए तो 4 अभाज्य संख्याएं पुनः प्राप्त हुई। और पुनः देखते हैं यहाँ पे 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 तक जाते हैं तो फिर इनको काउंट करते हैं। जैसे तो आपका पहला 23 मिल जाएगा, 23 के बाद आपका 27 मिल जाएगा और 27 के बाद 29 मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कोई अभाज्य संख्या इसमें नहीं होगी, तो मतलब बोल सकते हैं कि इसमें हमें 3 अभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई हैं। ऐसे ही हम करते चला जाएंगे, 31 का कर देंगे, 41 का कर देंगे, 51 का कर देंगे, 61 का कर देंगे, 71 का कर दें, 81 का कर दें, 91 का कर दें और 100 तक कर दें। 91 से 100 तक करेंगे तो उसमें भी हम कर लेते देख लेते हैं कि 91 से 100 तक के बीच में 92 93 94 95 96 97 98 99 100। देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका, अभाज्य संख्या क्या होगी इसमें 91 पहले मिल जाएगा आपका नंबर 1 पर, और इसमें आपका क्या मिल सकता है 97 मिल जाएगा दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर 97 ही मिलेगा। ठीक है, शायद ये 91 में कटता है किसी से, कट जाएगा। तो ये आपका अभाज्य संख्या नहीं होगी, केवल इसमें 97 अभाज्य संख्याएं होगी, मतलब एक ही मिलेगी इसमें। तो ऐसे करके यहाँ पर आपका एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। देखिए इसके लिए कोई एक कोड हमें पता हो जाना चाहिए, जिसे यहाँ पर 1 से 10 तक ज्ञात किए हैं, 1 से 10 तक ज्ञात किए हैं, तो क्या कोड मिला है 4। अगर अगला कोड क्या मिला है 11 से 12 तक 4, फिर क्या कोड मिला है 3। अब देखिए मेरे को तो पता है ये कोड पूरे 100 तक मुझको पता है, लेकिन आप लोग को अवश्य अपनी कॉपी में नोट करके इस बात को पता कर लीजिएगा। लेकिन मैं इस कोड को पूरी तरह से लिख देता हूँ। देखिए क्या कोड है इसका अभाज्य संख्याओं को ज्ञात करने के लिए, 4 4 4 4
टू टू वन